Dear students, welcome to the SS class. Today we shall going to discuss our 7th chapter of history, and the name of the chapter is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. In this chapter we shall read about the story of the crafts and industries of India during British rule. मीन्स इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया की इंडस्ट्रीज़ और क्राफ्ट्स की सिचुएशन क्या थी, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम केवल और केवल दो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करेंगे। कौन कौन सी? टेक्सटाइल्स एंड आयरन स्टील। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन दो इंडस्ट्रीज पर मेन फोकस रहेगा हमारे इन चैप्टर में। तो both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. ये दोनों ही इंडस्ट्री जो हैं इनका काफ़ी क्रूशल, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है ऑफ द वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें इन दोनों इंडस्ट्रीज का जो है इम्पोर्टेंट रोल है। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लीड किया था ब्रिटेन ने। उसने जो है कॉटन के टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन को काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से जो है यूज किया, और इसीलिए जो है एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 1850s ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में जो है वो ब्रिटेन ने इतनी लीड ले ली थी कि उसको जो है वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। मींस प्रोडक्शन, सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में होता था। तो एक तरह से ब्रिटेन जो है उसको इसीलिए जो है वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ब्रिटेन की लीड थी। अब आगे है द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ था ब्रिटेन का, उसका बड़ा ही एक क्लोज कनेक्शन मीन्स एक निकट संबंध है टू कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इंडिया को जो है अपनी कॉलोनी बना लिया था। कॉलोनी क्या होता है? किसी एक कंट्री को या एक कंट्री के पार्ट को जो है कोई दूसरा पावरफुल कंट्री अपने कंट्रोल में कर लेता अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसको उस कंट्री की कॉलोनी कहा था। तो इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रहा जब तक ब्रिटेन ने जो है इंडिया पर रूल किया। यू हैव सीन हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डेकेड। ये अपने पिछले चैप्टर्स में हिस्ट्री में रीड किया है कि कैसे जो हैं वो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करने आए थे, यहाँ ट्रेड करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो है टेरिटरीज़ का ऑक्यूपेशन, टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया, और कुछ डेकेड्स के बाद पूरा सिनारियो ही पूरा चेंज हो गया था। इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड और यूरोप, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। पहले क्या था कि जब इंडिया पर जो है ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल नहीं था, तो उस टाइम क्या करते थे, इंग्लैंड क्या करता था, इंडिया से गुड्स खरीदता था और इंग्लैंड और यूरोप में बेचता था, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। और इस जो विक्रय से, इस बेचने से जो है वो प्रॉफिट कमाता था। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products, and over time manufactured goods from Britain began flooding India. पहले तो ब्रिटेन इंग्लैंड क्या किया था स्टार्टिंग में, तो जो है इंडिया से जो है गुड्स खरीदता था और बाहर मार्केट में बेचता था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ब्रिटेन में बढ़ने लगा, तो उन्होंने इंडिया को ही जो है एक बड़ा मार्केट बना लिया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी पॉपुलेशन थी, और पॉपुलेशन की जो आपको पता है कि डिमांड्स होती हैं गुड्स की, तो वो अपनी मार्केट में ब्रिटेन में जो गुड्स बनाता था और वहाँ से इंपोर्ट करके वहाँ की मैन्युफैक्चर गुड्स को जो है वो इंडिया में लाकर बेचता था। तो इससे जो है जो इंडिया के जो क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ थी
पहले क्या होता था कि इंडिया में गुड्स बनती थी, मैन्युफैक्चर होती थी और बाहर बेची जाती थी, तो इससे इंडियन क्राफ्ट्स और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी प्रॉफिट होता था। लेकिन अब ये सिनेरियो चेंज हो गया था बिल्कुल। अब जो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रिटेन में बढ़ गया तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट जो है इंडियन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्री पर पड़ा था। तो सबसे पहले हम कौन सी इंडस्ट्री को इस चैप्टर में रीड करेंगे? इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। इसमें क्या है, अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कन्क्वर्ड बंगाल को आपको पता है कि सबसे पहले बंगाल को ही कन्क्वर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1765 में जो है वो क्या बन गया था, बंगाल का दीवान बन गया था। तो आपने पीछे भी अपनी बुक में रीड किया है। इंडिया वाज बाई फार द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। 1750 के आसपास जो है इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर था। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनोड both for their fine quality and exquisite craftsmanship। यानी उस टाइम क्या था, इंडियन टेक्सटाइल जो है वो जानी जाती थी अपनी फाइन क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी की टेक्सटाइल्स होती थी और बड़ी अति सुंदर जो है क्राफ्ट्समैन उस पर कारीगरी की जाती, जो जैसा आपका फिगर 2 में दिखाई दे रहा है। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। यानी इंडियन जो क्राफ्ट होते थे, इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल होते थे वो बाहर एक्सपोर्ट किए जाते थे। मेनली एशिया में जावा, सुमात्रा, पेनांग और वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यानी इन सारी जगहों पर जो है इंडियन टेक्सटाइल्स को जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। आपको पता है कि 16th सेंचुरी से फिर क्या हुआ कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है इंडिया में आने लगी और इंडियन टेक्सटाइल को खरीद कर जो है यूरोप में बेचने लगी थी। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड, फ्लरिशिंग होता है यानी फलना फूलना बढ़ना, ट्रेड जो है काफ़ी बढ़ रहा था। एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व इन मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। ये सारी बातें जो हैं आज भी हमें प्रिजर्व रखी गई हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेज में ये आपको देखने को मिलती हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल से जुड़े हुए काफ़ी वर्ड्स हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये जो हैं वर्ड्स जो हैं हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। जैसे वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज। European traders first encountered fine cotton clothes from India carried by Arab merchants in Mosul in present day Iraq। आज के इराक में एक जगह का नाम है मोसूल। सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडियन कॉटन क्लॉथ्स को वहीं देखा था, जो कि यहाँ से इंडिया से जो हैं अरब मर्चेंट्स, जो अरब जो व्यापारी हैं वो इराक में लेकर गए थे मोसूल में। तो वहाँ पर उन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स को देखा, कॉटन क्लॉथ्स को देखा। उसके बाद क्या हुआ, सो दे बिगैन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुमेन टेक्सटाइल एज मुस्लिम। तो मुस्लिम जो टेक्सटाइल का नाम रखा गया वो कैसे रखा गया, ये मोसूल जगह का नाम है जो कि इराक में है। तो इस नाम से जो है वो इंस्पायर होकर जो है वो मुस्लिम नाम जो है इंडियन कॉटन का रखा गया। A word that acquired wide currency when the Portuguese first came to India in search of spices. They landed in Calicut on Kerala coast in southwest Asia, southwest India। उसके बाद क्या हुआ, जो पोर्तुगीज जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आए, वो किस किस स्पाइसेस मसालों की जो है खोज में, सर्च में जो है इंडिया में आए थे। वो कालीकट जो केरला का एक शहर की सिटी का नाम है, कोस्ट मीन्स जो तट है कालीकट का, वहाँ पर वो सबसे पहले आए थे। तो उन्होंने क्या आए तो किसके लिए थे, वो मसालों की तलाश में आए थे, मसाले लेने के लिए, जो स्पाइसेस लेने के लिए इंडिया में आए थे। द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद द स्पाइसेस केम टू बी कॉल्ड कैलिको। अब ये कैलिको नाम देखो कैसे पड़ा, कैलिको जो है वो कॉटन टेक्सटाइल का नाम था। ये कैसे रखा गया,
ये क्योंकि जो पोर्तुगीज़ जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ से टेक्सटाइल लेकर गए थे, कहाँ से, कालीकट से। तो कालीकट से डिराइव होकर जो है ये आपका नाम कलिको रखा गया इंडियन टेक्सटाइल्स का। एंड सब्सिक्वेंटली कलिको बिकम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। उसके बाद जो है सभी कॉटन टेक्सटाइल को जो है कलिको के नाम से जाना गया। देर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट। यानी इंडियन टेक्सटाइल वेस्टर्न मार्केट में आपको बताइए काफ़ी पॉपुलर था, क्योंकि यहीं इसकी फ़ाइन क्वालिटी थी और क्राफ्टमैनशिप भी काफ़ी अच्छी होती थी। इन फिगर 3 यू कैन सी ए पेज of an order book that the English East India Company sent to its representative in Calcutta in 1730। ये आपको जो है फिगर 3 में दिखा रखा है, आपको ये ऑर्डर बुक है कि इंडिया से कौन कौन से जो हैं कॉटन टेक्सटाइल जो हैं ब्रिटेन में लाई जाएंगी। और ये कब का है, ये 1730 का एक कोई ऑर्डर बुक है। इसमें क्या है, द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीसीज ऑफ क्लॉथ। यानी इतने पीसी की क्लॉथ का ऑर्डर था। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन ए लिस्ट ऑफ 98 वेराइटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ्स। यानी इसमें जो है 98 वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स जो है वो दे रखी हैं, देखने पर पता चलेगा। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड्स यूजुअली वूवन क्लॉथ पीसीज दैट वर 20 yards लॉन्ग एंड 1 yard वाइड। यानी ये बताया कि ये क्लॉथ्स के पीस के हिसाब से जो हैं उनके सबका रेट लिखा हुआ है और ये नाम है, जो कि ये जो मेजरमेंट लेंथ की मेजरमेंट थी यार्ड, तो 20 yards ये लॉन्ग होते थे और 1 yard ये वाइड होते थे। आगे आपका नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स इन द बुक। अमंग्स द पीसीज ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कॉल्ड चिंस, कोशाक्स और खासा एंड बंधना। ये सारे एक तरीके से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स के नाम हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं उस टाइम। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंस कम्स फ्रॉम? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंत, ए क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन। यानी चिंट जो नाम है वो इंडियन क्लॉथ एक चिंत से डिराइव हुआ है, जो कि काफ़ी जो कि छोटा और कलरफुल फ्लावरी डिजाइन होता था। फ्रॉम द 1680s दे स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप मेनली फॉर द देयर एग्जीक्यूटिव फ्लोरल डिजाइंस, फाइन टेक्सचर्स एंड रिलेटिव चीपनेस। उसके बाद पहले तो इंडिया में सारे बनते थे, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ब्रिटेन का बढ़ा, तो यहाँ की नकल करके वो अपनी मशीनों के थ्रू जो हैं ये सारी डिजाइन जो हैं वो बनाने लगे थे। इसका इफेक्ट क्या हुआ था, इस इतना एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन क्लॉथ जो है इंग्लैंड में इतने पॉपुलर थी कि वहाँ की क्वीन भी जो है इंडियन फैब्रिक के बने हुए क्लॉथ जो हैं वो पहनती थी। तो एक वर्ड और है, पहले इसकी बात कर लेते। बंधाना, बंधाना यानी मीन्स टाई करना, बांधना से जो है ये बंधाना वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है, जो कि गले में जो है हम स्कार्फ वगैरह जो मफलर वगैरह डालते हैं, तो उससे जो है ये टर्म निकली है। तो इस तरह से जो है ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमारी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, इंडियन कॉटन हिस्ट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे वर्ड्स आपके बंधाना, चिंत जो हैं, मुस्लिम, कलिको, ये कैसे हुआ था। तो उसके बाद जो है आपका आता है इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स। इंडियन टेक्सटाइल का यूरोपियन मार्केट में कैसा मतलब रोल था और क्या क्या उनको आगे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी इंडियन टेक्सटाइल को। बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile। यानी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो है इंग्लिश मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था
वहाँ के लोग जो हैं इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड करते थे, इंडियन क्लॉथ्स की डिमांड रखते थे। तो इससे वहाँ के जो वूल और सिल्क मेकर्स थे वो बड़े परेशान हो गए। परेशान क्यों हो गए? क्योंकि उनका अपना बनाया हुआ जो गुड्स हैं, जो क्लॉथ्स हैं, वो नहीं बिक रहा था। तो वहाँ पर जो उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि जो है इंडिया से आया हुआ कॉटन टेक्सटाइल को उसको बैन किया जाए, यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। तो उससे फिर क्या हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड ए लेजिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिंट इन इंग्लैंड। तो उन्होंने इंडिया से बना हुआ कॉटन टेक्सटाइल जो है वो 1720 में जो है एक एक्ट लाकर जो है वो बैन कर दिया। इंटरेस्टिंगली ये बात देखो, दिस एक्ट वाज नोन एज द कलिको एक्ट, जो कि इंडियन नेम था, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का नेम था कलिको एक्ट, उसके नाम से जो है इस एक्ट का नाम रखा गया। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। इस समय जो है क्योंकि इंडियन कॉटन डिजाइन तो बैन हो गए थे, तो धीरे धीरे जो इंग्लिश इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो धीरे धीरे डेवलप ग्रोथ करने लगी, विकास होने लगा उसका। Unlike to compete with Indian textiles, English producer wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile। अभी भी उनको ये लगता था कि इंडियन टेक्सटाइल को कम्प्लीटली बैन किया जाना चाहिए ताकि जो है हमें यहाँ एक अच्छा सिक्योर स्पेस मिल सके और हम अपना व्यापार अच्छे तरीके से कर सकें। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोडक्शन वाज द कलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिजाइन्स वर नाउ लिमिटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मसलिन और प्लान अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ्स। यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है इंडियन डिजाइन्स को जो है वो वहाँ पर इमिटेटेड उनकी नकल की गई, और नकल जो इंडियन क्लॉथ्स पर जो है इंडियन डिजाइन को वो नकल करके इंग्लैंड में बेचा जाने लगा। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू ए सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। अब इंडियन टेक्सटाइल से कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, उससे कंपटीशन करने के लिए क्या करना पड़ा, इंग्लैंड में टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन की स्टार्ट हो गई। मीन्स उनको लगने लगा अगर हमें इंडियन टेक्सटाइल से compete करना है तो हमें टेक्नोलॉजिकली जो है वो नई नई इनोवेशंस खोज करनी होंगी। तो उसी के रिजल्ट में क्या हुआ, इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन की विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। तो 1764 में जो है स्पिनिंग जेनी का जो है इन्वेंशन हुआ, वो किसके द्वारा किया गया, जॉन के द्वारा, जिसने जो है वहाँ की प्रोडक्शन को एकदम से बढ़ा दिया। स्पिनिंग जेनी होती क्या है, ये आपको दे रखा है, ए मशीन बाय विच ए सिंगल वर्कर कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स ऑन टू विच थ्रेड वाज स्पन। इन स्पिंडल्स होते हैं कि एक मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर जो है धागे को पिरोया जाता है, धागा बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, स्पिनिंग जेनी से एक वर्कर जो है वो काफ़ी सारे स्पिंडल्स को एक साथ ऑपरेट कर सकता था, तो इससे ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन तो बढ़ना ही था। उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रेवोल्यूशनाइज कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। और स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद तो जो है पूरे टेक्सटाइल वीविंग इंडस्ट्री को जो है एक तरह से बदल दिया गया। बहुत स्पीड से जो है अब कॉटन टेक्सटाइल्स का जो है प्रोडक्शन होने लगा था। 1786 में जो है वो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुई रिचर्ड आर्कराइट द्वारा, और स्पिनिंग जेनी 1764 में जॉन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना। क्लोथ्स कुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली टू। जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन होगा तो उतनी ही वो जो है रेट में कम होगी, सस्ती होती चली जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, बहुत ज़्यादा इमेंसली जो है क्वांटिटी में जो है आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करने लगी थी।
However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of the 18th century. लेकिन 18th सेंचुरी के अंत तक जो है इंडियन टेक्सटाइल जो है वो वर्ल्ड के मार्केट को डोमिनेट करती रही. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इंग्लैंड में प्रोडक्शन बढ़ता गया तो इंडियन टेक्सटाइल मार्केट डेक्लाइन घटता चला गया. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड. इन सारी कंपनी जो है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल से बहुत सारा प्रॉफिट कमाया. दीज कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग सिल्वर. पहले क्या करते थे, सिल्वर को इंडिया में इंपोर्ट करते थे, उसके बदले में कॉटन जो है वो खरीदते, कॉटन और सिल्क इंडिया से खरीदते थे. बाद में तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया तो पॉलिटिकल पावर हो गई थी, तो ये भी चीज़ नहीं करनी पड़ती थी. आपको पता है कि यहीं से जो है रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करते थे जमींदारों से, पीजेंट से, और इसी रेवेन्यू को जो है वो इंडियन टेक्सटाइल को खरीदने में यूज़ करते थे. तो यहीं का पैसा, यहीं की वस्तु जो है वो खरीदते थे. इस चैप्टर में, इस मैप में आपको दिखाया गया है कि कुछ मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग थे इन लेट 18th सेंचुरी में. ये जो सारी इंडिया का मैप है, इंडिया में ये सारी जगहें हैं जहाँ पर जो है वो वीविंग का काम होता था, वीविंग के सेंटर्स थे. तो आगे हम जो है बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम रीड आउट करेंगे आगे हु वर द वीवर्स, वीविंग का काम कौन करते थे, कैसे करते थे, कैसे इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन होती चली गई, आयरन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फिर जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में हम रीड आउट करेंगे. Please carefully read the chapter and watch the video to better understand the subject topic.